नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। बिहार की स्थिति जो है बड़ी विकट है। विकट इसलिए है कि बिहारी कमजोर हैं, गरीब हैं, उनको कोई भी गलिया जाता है, ये सब तो आप जानते ही हैं। संदीप रुसिया जी कह रहे हैं सर नमस्कार। लेकिन भाजपा का एक सपना है, और भाजपा का सपना है कि अपने दम पर बिहार में सरकार बनाए। आपको पता है कि पिछले 20 साल से हालांकि वो सत्ता में है, बीच में कुछ समय के लिए 2-4 साल के लिए सत्ता से बाहर रहे और विपक्ष में रहे, लेकिन ज्यादातर समय वो सत्ता में रहे नीतीश कुमार के कंधे पर बैठ कर। और नीतीश कुमार जी, बीजेपी को ये लगता रहा कि नीतीश कुमार को हटा करके कब जो है सत्ता में आ जाएगा। और जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार ने बिगुल फूंका, तो बीजेपी ने लगातार प्रयास किया कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए, और अमित शाह जी के नेतृत्व में यह अभियान चला। इसी अभियान के तहत 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान को उतारा गया, और इसी अभियान के तहत बाद में जब नीतीश कुमार चले गए आरजेडी के साथ, तो सम्राट चौधरी को उतारा गया। सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं, और बीजेपी को लगा था कि कोयरी समाज अगर नीतीश कुमार से हट जाए तो नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक माना जाता है, मैं अक्सर कहता हूं वो है नहीं, माना जाता है, और वो है कोयरी कुर्मी। तो अगर कोयरी कुर्मी को बांट दिया जाए तो नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे और सत्ता हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन बीजेपी का सपना कभी साकार नहीं हुआ, 2020 में भी नहीं हुआ। 2020 में बीजेपी को इसका फायदा हुआ कि सीटें काफी आ गई, लेकिन इतनी सीटें भी नहीं आई कि अपने दम पर सरकार बना सके। और 42-43 सीटें होने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करना पड़ा। उसके बाद आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2024 याद कीजिए, 2024 के पहले चुनाव से पहले नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद कर रहे थे अमित शाह जी। तमाम लोगों ने कहा दरवाजे बंद। नीतीश कुमार को भर भर के गालियां दी गई, उनके डीएनए पे सवाल किया गया, खुद नरेंद्र मोदी ने डीएनए पे सवाल किया। और जो विधानसभा में उन्होंने महिलाओं को लेकर के जो उन्होंने बात की थी, जिसको कहा गया कि ये अश्लीलता से भरा हुआ है, और मैं भी मानता हूं कि नीतीश कुमार को इस तरह के बयान या कि ये इस तरह का वक्तव्य, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी विधानसभा। उन्होंने गलत बात कही, मंशा वो नहीं थी, लेकिन मंशा के शब्द जो दिखाई पड़े वो गलत शब्द थे, और इसको नरेंद्र मोदी ने खूब गालियां। तब नीतीश कुमार साथ खड़े थे आरजेडी के। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो रिश्ते बिगड़े 2020 के बाद, नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते, वो भले कितना भी कहें नीतीश कुमार की हम अब कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम यही हैं, लेकिन रिश्ते अभी सहज नहीं हुए। बीजेपी अभी भी भीतर घात में लगी है, और प्रशांत किशोर इसीलिए खड़े किए गए। चिराग पासवान इस बार नहीं है, इस बार पीठ ली गई है या सीना लगाया गया है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर के मसले पर भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि बीजेपी ने, आपको याद होगा पिछली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था 25 दिसंबर को, तो जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है विजय सिन्हा, उन्होंने कहा था कि वाजपेयी जी की इच्छा थी कि बिहार में भाजपा की सरकार बने, भाजपा का मुख्यमंत्री बने। फिर इस पर बयानबाजी की गई, इसको डिफेंड किया गया कि मकसद ये नहीं था, चूंकि जनता दल यू ने रिएक्ट किया। नीतीश कुमार के होते कोई दूसरा मुख्यमंत्री बिहार में संभव नहीं है। फिर देखिए वहां जब महात्मा फूले की शायद जयंती मनाई जा रही थी हरियाणा में, और वहां वहां के जो चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर हंगामा हुआ, और फिर उस बयान को पीछे लिया गया और कहा गया नहीं, जब तक नीतीश हैं तब तक नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब एक बार फिर नीतीश को लेकर के चल रहा है।
और कह रहे हैं भाजपा वाले, मीडिया पूरा, हम लोग भी बोलते हैं कि नीतीश कुमार की अभी ये स्थिति नहीं है, वो बीमार है, वो पहले की स्थिति में नहीं है जिस तरह से पहले वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे, या जिस तरह का जिस कद के नेता नीतीश कुमार दिखते रहे 2020 के बाद, उस तरह के नेता के तौर पे नीतीश कुमार नहीं है, और लगभग बीजेपी की गोद में बैठे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस बात पर अब भी जेडीयू के लोग अड़े हुए हैं, नीतीश कुमार भी अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम ही, और इसलिए कवायद चल रही है कि किस तरह से जेडीयू को बीजेपी से ज्यादा सीटें लड़ने के लिए मिले और जेडीयू बेहतर परफॉर्मेंस करे। जेडीयू बेहतर परफॉर्मेंस करे, इसके लिए नीतीश कुमार चूंकि उनकी सरकार है, लगातार आम आदमी के लिए, लगातार नौकरी करने वाले लोगों के लिए, लगातार बेरोजगारों के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, जीविका दीदियों के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, और ढेर सारी राहत दे रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। तमाम हथकंडे जिसके खिलाफ कल तक नीतीश कुमार हुआ करते थे, उन हथकंडों को भी जनता दल यू ने अपना लिया है। वो चाहे फ्री बिजली की देने की बात हो, चाहे 1000, 2000, 3000 रुपए देने की बात हो, या और मसले हो। और ये भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत चालाक हैं और तेजस्वी यादव जो योजना बनाते हैं वो नीतीश कुमार हड़प लेते हैं। तो नीतीश और तेजस्वी के बीच जो है एक संघर्ष है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नीतीश कुमार के पास कोई रास्ता नहीं है, नीतीश कुमार मजबूरी में बीजेपी के पास आते हैं, और नीतीश कुमार फिर मजबूरी में आरजेडी कांग्रेस के साथ जाते हैं। 2014 में उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, और 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव, बड़ी बुरी हार हुई, 2 सीट मिली मात्र 40 सीटों में से। भाजपा बिना नीतीश के भी जीत गई लोकसभा चुनाव। उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने अकेले लड़ने के बजाय जनता दल यू और आरजेडी का गठबंधन हुआ, लालू प्रसाद के साथ गए और भारी बहुमत मिला, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने, बीजेपी देखती रह गई। उसके बाद फिर जो है बीजेपी के साथ आ गए नीतीश कुमार, आरजेडी को छोड़ करके। फिर आप याद कीजिए 2024 के चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन आज है, इंडिया गठबंधन बनाने की मुहिम नीतीश कुमार ने शुरू की थी, तब आरजेडी के साथ थे नीतीश कुमार, और देश में एक अलग हवा बही और लगा कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन उठ खड़ा हुआ है, और इस बार नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए मात खा जाएगा। प्रधानमंत्री भी हड़बड़ाए और तुरंत एनडीए का गठन किया है, फिर से पुनर्गठन किया, ढेर सारे लोगों को साथ लेकर के आए, 40 से ज्यादा पार्टियों को साथ लेकर के आए और सम्मेलन किया। और फिर नीतीश कुमार जो है बाहर आ गए इंडिया गठबंधन से, कहा गया कि उनको सम्मान नहीं दिया गया उनको, और वो चाहते थे कि इंडिया गठबंधन का कन्वेनर उनको बनाया जाए, लेकिन उनको नहीं बनाया गया और नीतीश कुमार छोड़ करके वापस आ गए बीजेपी के साथ। उनके नजदीकी लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार भाजपा विचारधारा जो है उसके समर्थक नहीं है, बल्कि उसके विरोधी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी उनकी बनी नहीं, और वो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले व्यक्ति, पिछड़ों दलितों की राजनीति करने वाले व्यक्ति, उनके लिए न ठौर नहीं मिला, और मजबूरी बस वो लगातार जो है बीजेपी के साथ आते रहे, और बिहार में अकेले उनको कभी बहुमत भी नहीं मिला। एक मैं प्रसंग आपको याद दिलाता हूं जो प्रशांत किशोर कहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जब उनकी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के, तो उन्होंने कहा था कि प्रशांत कुछ ऐसा करो कि हमें अपने दम पर बहुमत मिल जाए और बिहार में हम जो करना चाहते हैं वो कर सके। ट्रिपल सी जिसको कहा जाता है, करप्शन, कम्युनलिज्म और कास्टिज्म, उसके खिलाफ और हम बिहार में काम कर सके, हम माहौल बना सके, लेकिन वो कभी स्थिति नहीं बनी, और आज जो है वो प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हैं। अब तो बीजेपी प्रशांत किशोर को इस्तेमाल ही कर रही है नीतीश कुमार के खिलाफ।
लेकिन इंडिया गठबंधन में महागठबंधन जो है, नीतीश कुमार के कमजोर होने से महागठबंधन मजबूत हुआ है। बीजेपी को लगा कि अगर नीतीश कुमार कमजोर होंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी को अब दिखने लगा है कि नीतीश कुमार की कमजोरी उनकी ताकत नहीं हो सकती। भले प्रशांत किशोर इतना आगे आ गए हैं कि उनको रोका जाना मुश्किल है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है, वो जिसको महागठबंधन कहते हैं बिहार में, वो बड़ी ताकतवर स्थिति में। कल तक जो कांग्रेस पार्टी कमजोर कड़ी के तौर पे देखी जा रही थी, अब वही कांग्रेस मजबूत कड़ी बन गई है। और राहुल गांधी ने एक ऐसा समा बांध दिया है बिहार में, जिसको कहते हैं कि कांग्रेस को उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया है। और न सिर्फ कांग्रेस को पुनर्जीवित किया है, बल्कि जो बीजेपी नीतीश कुमार की सत्ता से निकलना चाह रहे थे कि बदलाव जरूरी है, उनके बीच एक उम्मीद का संचार किया है राहुल गांधी ने। और इसका उदाहरण जो है, या कहिए कि इसकी जो पुष्टि जो है इस बात से हो सकती है कि 17 अगस्त को जो उन्होंने बिहार में शुरू किया था राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा, उसको जिस तरह से सफलता मिली, पूरे प्रदेश में जहां जहां गए राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेकर के भारी जन समर्थन मिला। और उसके बाद तुरंत बाद भाजपा ने बिहार बंद बुलाया, नरेंद्र मोदी जी की मां का अपमान किया गया, नरेंद्र मोदी जी को मां की गाली दी गई इसके लिए। और जिस तरीके से फ्लॉप हुआ वो बिहार बंद, जिस तरह से आम आदमी खड़े हुए भाजपा के नेताओं के खिलाफ, इस बंद के खिलाफ, उसने सारी कलई खोल दी बीजेपी की ताकत की। एक ये भी है कि अब नीतीश कुमार भी जो है उस स्थिति में नहीं है कि बिहार के आम नागरिकों को उम्मीद दे सके। लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये भी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी उनसे सत्ता छीन ले। इसलिए नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं कि किस तरह से बीजेपी से कमतर न हो हम चुनाव के बाद। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बीजेपी के लोग जेडीयू में घुसे हुए हैं, और जेडीयू के भीतर दो पार्टी है, एक नीतीश की पार्टी जनता दल यू, और एक जनता दल यू जो बीजेपी जनता दल यू है। अब उनके बीच भीतरघात है। वो भीतरघात चुनाव जब होगा 2025 में विधानसभा का, तो क्या असर दिखाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन स्थिति यह है कि बीजेपी के जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उसमें गड़बड़ी है। अब चुनाव जो है बिहार का, वो बाईपोलर होना है। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए। कोशिश है, मीडिया की कोशिश है, बीजेपी दो नाव में अक्सर पांव रखती है। अगर हम नहीं जीत पाए तो प्रशांत किशोर को इतनी सीटें आ जाए, नीतीश कुमार अगर मजबूत होकर के गड़बड़ी करें तो प्रशांत किशोर को इतनी सीटें आ जाए कि हम उनका साथ लेकर के सरकार बना लें। ये भी है कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो वोटर होते हैं, जो सत्ता के खिलाफ वोट करते हैं, वो प्रशांत किशोर को वोट कर दें, तो हमारे वोट जो है कट करके महागठबंधन की तरफ नहीं जाएंगे, और महागठबंधन को वो जीत नहीं मिलेगी। ये भी रणनीति है बीजेपी और एनडीए के जो लोग हैं उनकी, खास करके बीजेपी की। अब एक और खेल चला जा रहा है। मीडिया चूंकि बीजेपी के पास है, तो मीडिया कोई भी नैरेटिव गढ़ देती है, और इस नैरेटिव को गढ़ने में बीजेपी को बड़ी मदद मिलती है। अभी देखिए, दो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, या कहिए कि महागठबंधन में फूट डालने के लिए। एक नैरेटिव तो ये गढ़ा जा रहा है कि राहुल गांधी अब आगे हो गए हैं, कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है, और इस बात से तेजस्वी दुखी है। आरजेडी को लग रहा है कि उसका वोट बैंक खिसक रहा है, और अब आरजेडी नहीं चाहती है कि कांग्रेस इतनी आगे आए। देखिए, जो मंत्री हैं, थे मंत्री रामकृपाल यादव, कल तक हालांकि वो उनके साथ थे, आरजेडी के साथ थे, और श्याम रजक और रामकृपाल यादव रामकृष्ण के तौर पर राइट लेफ्ट माने जाते थे लालू प्रसाद यादव जी के। लेकिन समय बदला, और
रामकृपाल यादव अलग हो गए, बीजेपी में चले गए। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी लड़े, लालू प्रसाद यादव जी की बेटी के खिलाफ लड़े, लालू प्रसाद यादव जी की बेटी को एक बार हराया, दूसरी बार खुद हार गए। इस बार हार गए 2024 के चुनाव में। रामकृपाल यादव हार गए मीसा भारती से। मीसा भारती इस बार जीत गई, पिछली बार मीसा भारती हार गई थी। श्याम रजक आरजेडी को छोड़ करके गए जेडीयू में, जेडीयू में मंत्री बने, वो वापस आ गए आरजेडी में, अभी वो आरजेडी में। रामकृपाल यादव ने कहा है जी, गए हुए थे कल वो एक सभा में बेगूसराय, बेगूसराय कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था, और वहां के जो विधायक है कुंदन कुमार, उन्होंने ये सम्मेलन बुलाया था। और वहां रामकृपाल यादव ने क्या कहा उसको जरा समझिए, और फिर मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो भी एक शगुफा है जो छोड़ रही है बीजेपी। उसने कहा कि रामकृपाल यादव जी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति अलग किस्म की थी। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन जरूर किया था, लेकिन कभी किसी के पीछे चलने की बजाय बराबरी के स्तर पर राजनीति की। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने कभी खुद को किसी नेता का अनुयायी नहीं बनने दिया, जबकि तेजस्वी की राजनीति अब केवल राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कह रहे हैं कि लालू यादव जिस तरह के नेता थे, तेजस्वी उस तरह के नेता नहीं है, और तेजस्वी जो है अब राहुल गांधी के पीछे लगू हो गए हैं। एक बयान ये ध्यान में रखिए, मैं दूसरा बयान आपको याद दिलाता हूँ, फिर ज्यादा स्पष्ट होगा। एक नेता है जो कभी निर्दलीय जीते थे चुनाव, राजवल्लभ यादव उनका नाम है, और वो राजवल्लभ यादव जो है वो जनता ये आरजेडी के टिकट पे जीते थे, बाद में उसके मंत्री भी रहे लालू प्रसाद यादव जी के समय। खास करके लालू प्रसाद यादव जी की जो पत्नी राबड़ी देवी थी, वो जब मुख्यमंत्री थे तो वो मंत्री भी बने थे। उसके पहले उन्होंने जो है पहली बार 1995 में चुनाव लड़ा था और निर्दलीय जीते थे, नवादा से। नवादा लोकसभा सीट है और वहां के विधानसभा सीट से वो जीत करके आए थे। उसके बाद 2000 में उनको आरजेडी का टिकट मिला, दूसरी बार विधायक बने, और वो श्रम राज्य मंत्री बनाए गए थे। उसके बाद फिर जो है नीतीश जी का जब दौर चला तो 2005 और 2010 दोनों में राजवल्लभ चुनाव हार गए। उसके बाद 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू साथ लड़ी तो राजवल्लभ यादव फिर आरजेडी के विधायक बने, लेकिन 2016 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में वो जेल गए, पार्टी ने उसको निकाल दिया। 2018 में पॉस्को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी, और इसके चलते उनकी विधानसभा, उनकी विधायकी जो है वो रद्द कर दी। अब राजवल्लभ यादव जो है वो कह रहे हैं, क्योंकि उनकी छवि जो राजवल्लभ यादव की रही है वो एक ऐसे नेता के तौर पे है जो दबंग नेता होते हैं, लेकिन अब जो है आरजेडी में उनकी जगह नहीं है। और कौशल यादव वहां के विधायक रहे हैं, देखिए हिसुआ से जनता दल यू के 2010 में, 2005 में कौशल यादव भी बाहुबली माने जाते रहे। उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव भी हिसुआ से विधायक रही हैं, और 2020 में आरजेडी के टिकट पर नवादा से विधायक चुनी गई राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी 22 अगस्त को गया जी में मोदी की रैली में मंच पर नजर आई थी, जिसके बाद उनके बीजेपी और जेडीयू के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई। तो राजवल्लभ यादव अब जो है लालू यादव के खास नहीं रहे, अब जो है उनका झुकाव एनडीए की तरफ हो गया है। इसलिए उनका जो बयान है उसको बहुत उछाला जा रहा है। राजवल्लभ यादव इतने बड़े नेता नहीं है कि उनके बयान को राष्ट्रीय मीडिया कैच करे, लेकिन क्या कहा राजवल्लभ यादव ने? कहा कि ये जो तेजस्वी यादव है, ये यादव तो हैं, लेकिन यादव का वोट तो इनको चाहिए, लेकिन जब ये इनको शादी करनी होती है तो यादव से शादी नहीं करते हैं। ये हरियाणा और पंजाब से लेकर के आ जाते हैं जर्सी गाय, जर्सी गाय कह दिया।
अब देखिए अभी चल रहा है फलाने की माँ का अपमान, और फला उनकी भी बच्ची हो गई है तेजस्वी को। तो जर्सी गाय कहा राजवल्लभ यादव ने, हालांकि नाबालिग लड़की का रेप किया है जिस व्यक्ति ने, उसके लिए क्या है, महिला का सम्मान क्या मायने रखता है। राजवल्लभ यादव ने कहा ये, और इस बात को बड़ी हवा दी जा रही है कि राहुल, ये जो तेजस्वी है वो अब जाति के नेता नहीं। उन्होंने शादी करने की बात आई तो ईसाई से शादी कर ली। क्या राज यादव में कोई लड़की नहीं थी? और ये कह रहे हैं कि अगर लड़की शादी करते यादव की लड़की से तो एक यादव का भला होता। और इस आधार पर इसको इसलिए उभारा जा रहा है कि यादव समाज में, खास करके जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें एक भेद पैदा हो जाए। यादवों को तोड़ने की कई बार कोशिश की है बीजेपी ने, नित्यानंद राय को भी उभारा गया और दूसरे यादव, रामकृपाल यादव को भी लगाया गया, लेकिन यादव है कि लालू प्रसाद यादव जी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। और जो आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा में जो भारी जन समर्थन, रामकृपाल यादव जो भी कहें, लेकिन वो जन समर्थन जो है आरजेडी का था। आरजेडी जमीन पे है, और तेजस्वी यादव को आप कितनी भी शिकायत करें कि वो यादवों से घिरे हुए हैं, वो उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितने लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। जब बाप बड़ा हो जाए तो बेटा अक्सर जो है उसको छोटा लगता है सबको, जब तक वो बेटा बड़ा काम न करते। अब आप गौर कीजिए कि अगर इंदिरा गांधी और नेहरू की ही बात करें तो इंदिरा गांधी से बड़े थे नेहरू। अगर आप अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की ही बात करें तो अमिताभ बच्चन मिथक बने। तो लालू प्रसाद यादव का जो समय था वो अलग समय था। लालू प्रसाद यादव मिथक बने, गरीबों पिछड़ों के नेता बने, मसीहा बने। तेजस्वी यादव अभी यंग है, अभी उनको काम करने का अवसर उस तरह से नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से उन्होंने काम किया नीतीश कुमार के साथ रह करके, जो छवि बनाई है वो छवि, दो छवि है। एक तो ये है कि युवाओं के लिए उन्होंने नौकरियों के लिए विचार किया, और आज जो नीतीश कुमार के शासनकाल में, या कहिए नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी है, उसमें जो चिराग, ये क्षमा करेंगे, जो तेजस्वी यादव है उनकी बड़ी भूमिका है। फिर तेजस्वी यादव ने जो इस तरह से पार्टी को संभाला है, आप याद कीजिए कि 2010 का जब चुनाव हुआ था, लालू प्रसाद यादव पूरे उरोज पे ही थे, बिखरे नहीं थे लालू प्रसाद यादव। भले उनको हार मिली थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ताकतवर पार्टी थी। लालू प्रसाद यादव यंग थे, यंग थे मतलब राजनीति में, और दिल्ली में वो मंत्री बाद में बने। 2010 में मंत्री थे वो दिल्ली में, 2010 में मंत्री थे। अब मुझे कंफ्यूज हो गया, वो थे दूसरे यूपीए 2 में थे या न थे, मुझे ऐसा नहीं समझ में याद आ रहा। बहरहाल थे, शायद रेलवे मंत्री थे। तो लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को भारी हार मिली। आरजेडी 22-23 सीटों पे सिमट आई थी। और उसके बाद फिर जो है देखिए 2015 का चुनाव, 2015 के चुनाव में लालू और नीतीश साथ आए, और आरजेडी फिर जो है 70 के पास पहुंच गई। पुनर्जन्म हुआ एक तरह से कहिए। और उसमें तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, और तेजस्वी उसके बाद लगातार, पिछली बार भी जब 22 में अलग हुए नीतीश कुमार, आरजेडी को अलग किया, सत्ता से बाहर किया, और तेजस्वी ने विपक्ष के नेता के तौर पे जिस तरह का भाषण किया था विधानसभा में, अद्भुत भाषण था, जबरदस्त भाषण किया। और जो भाषा शैली, जो कंटेंट तेजस्वी यादव ने रखा विधानसभा में, वो अद्भुत था, स्मरणीय है। तो तेजस्वी यादव के खिलाफ सबको पता है, बीजेपी को पता है, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी अगर, या बिहार में अगर किसी से खतरा है एनडीए को, बीजेपी को, तो तेजस्वी यादव से खतरा है। क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो बिहार में अपने लेवल पे पार्टी को खड़ा कर सके। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से बिहार में अपना प्रदर्शन किया है, और तेजस्वी ने कहा भी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए सही उम्मीदवार है, प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जाहिर है बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री ही बनेंगे, बनेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कई लोग, आप लोग कह सकते हैं कि नहीं बनेंगे या बनेंगे,
जो आपको लगता है कहते रहिए, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं। लेकिन राहुल गांधी में ये छवि दिखती है कि अगर कोई मोदी को सत्ता से उतार सकता है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में यह संभव है। ये देश के नागरिकों को 2024 में भी एहसास हुआ था, इसलिए जो संविधान का उन्होंने खड़ा किया एजेंडा, या कहिए कि संविधान का जो नैरेटिव खड़ा किया कि संविधान खतरे में है, लोगों ने उसको पहचाना और नरेंद्र मोदी जी को तमाम कर्तव्यों के बावजूद, कर्तव्य में कोट अनकोट समझ लीजिए क्या क्या है, आप जिस तरह से समझ सकते हैं, उन तमाम कर्तव्यों के बाद भी नरेंद्र मोदी जी को बहुमत नहीं मिला और अजय नरेंद्र मोदी जो है बनारस में हारते हारते बचे। नीतीश कुमार की संगति करनी पड़ी चुनाव से पहले, उनको लगा था कि हम गड़बड़ा जाएंगे, और नीतीश कुमार के 12 सांसद अगर नहीं होते इधर, नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के साथ होते, एनडीए में नहीं होते, तो तय रख लीजिए नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनती। नरेंद्र मोदी ने समझ ली कि नीतीश के बिना गुजारा नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश बनाम तेजस्वी चल रहा है, बाकी कोई नहीं है, बाकी गप है, मीडिया का भ्रम क्रिएट किया हुआ, गटर मीडिया इसको खड़ा कर रहा है, क्योंकि गटर मीडिया पैसों पे चलता है, उसको लेना देना नहीं है आम आदमी कहाँ जा रहा है, आम आदमी क्या चाह रहा है। लेकिन बिहार का आदमी सत्ता परिवर्तन चाहता है, या वो चाहता है नीतीश कुमार, या नीतीश कुमार या तेजस्वी, यही लड़ाई है, नीतीश बनाम तेजस्वी चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा, बाकी गप है, सुनते रहिए। अब सवाल खड़ा होता है कि बिहार क्या निर्णय लेता है। बीजेपी की कोशिश है कि तेजस्वी जितना कमजोर हो, नीतीश कमजोर हो, तेजस्वी कमजोर हो, हमारा फायदा है। लेकिन जिस तरीके का बिहार बंद के बाद मां के नाम सम्मान में जो बिहार बंद किया गया, वो भारी निराशा में है बीजेपी, और बीजेपी अब कोशिश कर रही है कि तेजस्वी यादव को भी कमजोर किया जाए और नैरेटिव गढ़ा जाए कि राहुल गांधी आगे निकल आए हैं, तेजस्वी को जो है आगे हो सकता है चीफ मिनिस्टर ना बनाया जाए। इसलिए ये नैरेटिव भी गढ़ा गया कि राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, जबकि राहुल गांधी को बोलना चाहिए था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी ने तो बोल दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इस तरह की बातें की गई। लेकिन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है, बड़ी स्पष्ट है। राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है। राहुल गांधी ने लगातार यह ख्याल किया कि तेजस्वी कहीं कमतर न दिखे। राहुल गांधी ने तेजस्वी को तो छोड़ दीजिए, मुकेश सहनी को लेकर के, दीपांकर भट्टाचार्य को लेकर के भी राहुल गांधी अलर्ट रहे कि कहीं मुकेश सहनी या दीपांकर भट्टाचार्य कमतर न दिखे। तेजस्वी और राहुल की चर्चा में अक्सर दीपांकर भट्टाचार्य पीछे हो जाते रहे, मीडिया में उस तरह से चर्चा नहीं होती है माले की, लेकिन माले एक ताकतवर फोर्स है, और इतना ताकतवर फोर्स है कि वो प्रशांत किशोर से ज्यादा ताकतवर है बिहार में। आज भी मीडिया भले उसके साथ खड़ा ना हो, माले के साथ मीडिया खड़ा नहीं होता है, क्योंकि गरीबों की पार्टी, उनके साथ जो है वो गरीब, कमजोर लोग, अशिक्षित लोग, मोहताज लोग उनके साथ खड़े हैं, इसलिए मीडिया उसके साथ खड़ा नहीं है। लेकिन अभी भी प्रशांत किशोर से ज्यादा ताकतवर पार्टी के तौर पे माले है, और माले एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो माले, जिसके महासचिव है दीपांकर भट्टाचार्य, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मुकेश सहनी। मुकेश सहनी पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीटें उनकी आई थी, कहा गया बीजेपी के लोगों ने ही उनको सीट दी है, बीजेपी के लोग ही उनके उसमें खड़े थे, और चारों बीजेपी में वापस चले गए, अकेले रह गए मुकेश सहनी। लेकिन मुकेश सहनी के पास वोट बैंक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 2024 के चुनाव में याद कीजिए, मुकेश सहनी को खूब लेकर के घूमे तेजस्वी यादव। हालांकि हमने कहा था कि ये गलती कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के लिए जरूरी है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे किसी मुस्लिम नेता को, अब्दुल बारी सिद्दीकी को साथ लेकर के चले, किसी नए युवा मुस्लिम नेता को साथ लेकर के चले, और दूसरे राहुल गांधी को भी अपने साथ बुलाए, राहुल गांधी का साथ लें, और तब देखिए जीत मिलेगी। लेकिन नहीं किया, नतीजा हुआ 15 सीट कम मिली उनको एनडीए से, 125 एनडीए को मिला, इनको 110 मिला। अगर ये किए होते तो जाहिर है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते। इस बार उन्होंने अपनी उस गलती को सुधार दिया,
और इस बार राहुल गांधी को भी पूरा स्पेस दिया, दीपंकर भट्टाचार्य को स्पेस दिया और मुकेश सहनी को भी साथ रखा, अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी कई जगह लगाया। और इस बार की जो स्थिति है ग्राउंड रियल, जिसको कहते हैं जीरो ग्राउंड, क्या ग्राउंड जीरो कहते हैं, वहां जो स्थिति वो ये है कि महागठबंधन के पक्ष में हवा नहीं आंधी चल रही है कहीं। मैं जितने लोगों को मिला, जितने लोगों से बात की, नीतीश कुमार के खिलाफ उनका नहीं है मन, लेकिन उनका मन है, नीतीश कुमार के खिलाफ वो नहीं बोलते, लेकिन उनका मन है कि बदलाव आए, बीजेपी ना आए। तो बीजेपी के खिलाफ जो बहुजन समाज है वहां खड़ा है। और ये सामाजिक न्याय की जमीन, जो हम बार बार कहते हैं कि बिहार सामाजिक न्याय की जमीन है, राजनीतिक बदलाव की जमीन है, तो उर्वरा वो बिहार में अभी भी बची हुई है। और तमाम शिगुफों के बावजूद मुझे नहीं लग रहा कि बिहार में एनडीए को सफलता मिलेगी। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, अब ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं है बिहार में। तो ये स्थिति है, लेकिन बीजेपी लगातार कोशिश करती, और एक बड़ा कविता बड़ी फेमस है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 100 साल से कोशिश कर रहे हैं भारत पे कब्जा करने की आरएसएस के लोग, अखंड भारत बनाने की। हालांकि उनका अखंड भारत बड़ा अजीब है। अखंड भारत, अगर मैं अखंड भारत का सपना देखता तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर खोल देता कि भैया आओ जाओ। अखंड तो तभी बनेगा ना जब दीवार हटा देंगे, दीवार को और उसके ऊपर कांटे लगाएंगे, तो अखंड भारत कैसे बनेगा? ऐसा थोड़े होगा कि वहां से हिंदुओं को यहाँ बुला लेंगे, यहाँ को मुसलमानों को वहां भेज देंगे और उसके बाद अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत तो अफगानिस्तान तक की बात है, अफगानिस्तान को भी मिला लेना है भारत में। जो ईरान है, ईरान की सीमा तक भारत था। मौर्य सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, इन सब का जिक्र होता है। सबसे बड़ी जो भारत की सीमा थी वो सम्राट अशोक के समय थी। ये फिर कभी, लेकिन अभी बिहार में जो स्थिति है, बीजेपी का कोई शिगुफा काम नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी लगी हुई है शिगुफा करने। और बीजेपी बिहार में, एकदम सिंपल मैं बता दूं आपको, बनियों और सवर्णों की पार्टी के तौर पर बिहार में जानी जाती है। ये जो मंदिर का खड़ा किया गया, मंदिर मंदिर मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों से भय खत्म हुआ कि नहीं हुआ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मंदिर का जो ये है कि बीजेपी मंदिर के नाम पर जिस तरह से वोट हासिल करती थी, अब उसकी हवा निकल गई है, वो हवा नहीं है। और इसीलिए कोशिश की वहां जानकी मंदिर का शिलान्यास, लेकिन जानकी मंदिर के नाम पर राम मंदिर वाला हवा खड़ा कर पाए बीजेपी, ये दिखाई नहीं पड़ता है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर।